यूट्यूब के मेरे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर रोज की तरह हम आज भी एक बड़े मुद्दे की बात करेंगे जो सामरिक दृष्टि से जरूरी हो, जो रणनीतिक दृष्टि से जरूरी हो। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे एक खास शख्स के साथ, क्योंकि हम बातचीत करेंगे अमेरिका में जारी इस वक्त के अंदरूनी सियासी घमासान की। वहां इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वैसे तो वो हमेशा ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज और विवादों में हमेशा फंसे रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक जो इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, इस वक्त उनको जो ऑपोजिशन मिल रहा है जो बाइडेन की तरफ से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन सब चीजों को कैसे देखें, भारत अमेरिकी संबंधों को खास करके कैसे वक्त में जब चीन की आक्रामकता एलएसी पर नजर आ रही है और वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हुसैन हक्कानी जुड़े हैं वॉशिंगटन डीसी से। आप अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक रह चुके हैं और इस वक्त हम हडसन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज। बहुत शुक्रिया हुसैन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लेजर। और मैं सत्य हिंदी के जो हमारे दर्शक हैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी जो अपने पोर्टल पर इस बातचीत को देख सकते हैं। हुसैन, सबसे पहले तो मैं शुरुआत अगर कर सकूं कि इस वक्त एक महामारी के बीच में, पैंडेमिक की हालत में, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे अहम चुनाव होने जा रहे हैं कुछ ही महीनों में। किस तरह का असर नजर आ रहा है आपको चुनावी कैंपेन प्रोसेस में इस महामारी का? देखिए, एक बात यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की खास बात थी वो ये थी कि वो रैली करते थे अपने सपोर्टर्स को, और उनके सपोर्टर एक खास किस्म के लोग हैं। वो लोग हैं कि जो अमेरिका को गोरा रखना चाहते हैं, जो बहुत कंजर्वेटिव हैं, और फिर ये कि वो बहुत सारे अमेरिका में कल्चरल इश्यूज कहलाते हैं, उनके ऊपर वो एक बहुत ही यानी लिबरल सोच से अलग सोच रखने वाले हैं। तो उन लोगों को वो जमा करते थे और वो रैली करते थे और वहाँ वो भाषण देते थे, और उनके लंबे लंबे भाषण कहीं इधर उधर की बातें करते हुए भी, लेकिन वो उनको सबको ये यकीन दिलाते थे कि मैं तुम जैसा हूँ, मैं बहुत बिलियनियर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं सोचता तुम्हारी तरह हूँ, गरीब लोगों की तरह सोचता हूँ, जिनको डर लगता है काले लोगों से, जिनको डर लगता है बाहर से आने वालों से, जिनको डर लगता है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा जंगें करके अपनी दौलत जो है वो दूसरे देशों को दे दी है। तो वो, और ये कि चीन जो है उसको भी और हिंदुस्तान को भी, सबको हमने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दिया है और मैं वो कंसेशन खत्म करके अमेरिका फर्स्ट करूंगा। तो वो उनके जो भाषण थे वो बंद हैं। मगर दूसरी बात ये हो रही है कि अब लोग फिर टीवी देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और वहां से उनके अंदर वो इंफॉर्मेशन आ रही है जिसकी वजह से वो सोच बदल रहे हैं। दूसरी जो दूसरी साइड थी उसके बहुत सारे लोग पिछले चुनाव में हिलरी क्लिंटन से खुश नहीं थे। वो लोग अब ये समझ गए हैं कि भाई हम खुश हों या ना हो, हमको डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट देना है। तो इस वजह से अब तक जो पोलिंग आ रही है उसमें बिटवीन 8 to 10%, 8 और 10% के दरमियान यानी डिस्टेंस है जो बाइडन और ट्रंप में, जो बाइडन जीत रहे हैं। अमेरिका का चुनावी सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर स्टेट्स जो हैं उनकी का बड़ा वेट होता है, तो वो कॉलेज, तो डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार भी पूरे देश में तो ज्यादा वोट नहीं लिए थे उन्होंने, हिलरी क्लिंटन के वोट ज्यादा थे, लेकिन वो इलेक्ट्रल कॉलेज जीत गए थे। लेकिन इस बार वो इलेक्ट्रल कॉलेज भी जीतते नजर नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से वो फिर कोशिश कर रहे हैं कि वही मुद्दे जिनकी वजह से वो पिछली बार जीते थे उन्हीं मुद्दों को दोबारा उठाएं। लेकिन जो बात है वो ये है कि लोग दूसरी टर्म में ये नहीं पूछते कि आप वादे क्या करोगे, वो ये पूछते हैं कि आपने इन 3.5 साल में क्या किया। और इन 3 साल में खासतौर पर कोरोना वायरस को हैंडल करने में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी गलती हुई है और उसकी वजह से इकोनॉमी भी खराब हुई है, और फिर उनकी जो एक पर्सनैलिटी है उससे भी जो थोड़ा बहुत लोगों का लुभाव था वो अब खत्म होता चला जा रहा है, और वो अपनी जो, जिसको वो अपनी बेस कहते हैं, उसको वो बढ़ा नहीं पाए।
तो ऐसे में हुसैन, आपने चूंकि जिक्र किया कि इकोनॉमी का भी देखने को मिल रहा है खस्ता हाल, और वो उनके लिए सबसे बड़ा एक स्लोगन था जब वो राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आए थे 2016 में। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, ये जो तमाम नारे दिए थे, दावे तो वो अभी भी कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही फिगर्स उन्होंने जारी किए कि देखिए हमारे जॉब फिगर्स इतने मजबूत हैं, जॉब फिगर्स में इतनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो क्या उन दावों में कुछ सच्चाई नहीं है, उन जॉब नंबर्स में? देखिए, बात यह है कि लोग अपनी हालत जानते हैं। हर एक को पता होता है मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तो जॉब नंबर्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे तो ट्रांजिएंट जॉब्स हैं। मतलब है कि अगर आप उबर ड्राइवर हैं तो आप जॉब तो आपका है, लेकिन क्या वो जॉब है? अगर आपके पास डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की और आप वो चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, तो वो आपकी जॉब नंबर में तो नजर आ रहा है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में आपको महसूस नहीं हो रहा। तो उस वजह से बहुत सारे लोग मायूस हैं। अच्छा, जो धनवान लोग थे वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़ा साथ थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यह आ गया है कि उनकी साढ़े के बाद धनवान लोगों में भी ये सोच हो रही है कि भाई क्या हम सारा वक्त एक युद्ध ही देखना चाहते हैं या हम आराम से भी रहना चाहते हैं? तो डोनाल्ड जो पर्सनैलिटी है वो युद्ध वाली है। वो पता चला कि अगर स्मिता शर्मा ने उनके बारे में कोई नेगेटिव ट्वीट कर दी तो वो उसके जवाब में 15 ट्वीट करेंगे और उनकी मां बहन करने की कोशिश करेंगे। पर्सनैलिटी के खिलाफ बहुत बड़ा रिएक्शन खासतौर पे अमेरिका के सबर्बन एरियाज में, जो शहरों के बाहर वाले इलाके जहां धनवान लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो व्हाइट कॉलर हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें इस वक्त ट्रंप बहुत बुरी तरह पीछे नजर आ रहे हैं। ये लोग रिचर्ड निक्सन से 1968 से हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को वोट देते आए हैं, और जो जितने चुनाव हुए हैं उनमें हर एक में सबर्बन एरिया में हमेशा रिपब्लिकन आगे थे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन जो थे सबर्बन वोट वो उनको मिल गए थे। इस जो भी ओपिनियन पोलिंग हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि सबब में रहने वाले अमेरिकनों ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप देश को सिर्फ बांटते हैं, लोगों में सिर्फ नफरत बढ़ाते हैं, और वो ये कि वो एक आराम से रहने देने का कोई चांस लोगों को नहीं देते। तो शायद व्हाइट कॉलर बेस वो लोग के जो समझते हैं अमेरिका में गोरों ही को अपर हैंड होना चाहिए, जो ये समझते हैं कि ये बाहर से इमिग्रेशन बंद होनी चाहिए, इसकी वजह से ये भूरे लोग हमारा जॉब ले रहे हैं, इस लोग वो तो अभी भी उनके साथ हैं। लेकिन दूसरे तमाम लोग इतने इकट्ठे हो गए हैं, फिर ये ब्लैक लाइव्स मैटर की वजह से जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो गोरे नहीं हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। पिछली बार बहुत सारों ने वोट नहीं दिया था, वो अब वोट देने का इरादा रखते हैं। तो उसकी ट्रंप पर प्रेशर बहुत है। और आखिरी बात यह है कि पिछली बार मीडिया उनको एक नॉवेल्टी कैरेक्टर समझता था, एक एंटरटेनर समझता था, और आपको पता ही है कि आजकल के जमाने में मीडिया जो है वो न्यूज नहीं रहा, एंटरटेनमेंट हो गया है। जो चीख के बात, चिल्ला के बात करे वो अच्छा लगता है या इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो जो उनकी नॉवेल्टी थी वो खत्म हो गई। अब मीडिया ने उनको एग्जामिन करना शुरू कर दिया, उनसे बहुत सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए जिनका वो जवाब देना नहीं पसंद करते, नहीं चाहते। फिर आपने देखा कि जो फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी है जिसके साथ मैं ज्यादा समय बिताता हूँ, यानी कोरोना में भी उन्हीं से जूम पे बात होती है, वो सारे के सारे भी मायूस हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो यानी जो चिल्लाना चीखना है वो एक तरफ और एक्शन दूसरी तरफ। चीन को उन्होंने कंटेन करने में कोई सही तरीका इख्तियार नहीं किया। नॉर्थ कोरिया से बातचीत शुरू की थी कि मैं एकदम से ये झगड़ा खत्म कर दूंगा, वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ। यूरोप के सारे देशों से उन्होंने पंगा ले लिया ये कह के, यानी पंजाबी की टर्म मैंने यूज कर ली पंगा, लेकिन वो उन्होंने पंगा ले लिया ये कह के कि जी तुम अपने सिक्योरिटी के ऊपर उतने पैसे नहीं खर्च करते जितने तुम हमसे खर्च करा देते हो, मैं वहां से अपनी मिलिट्री वापस ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसा नहीं है, वो गालिब का शेर है कि गर्मी से काम में लेकिन ना इस कदर कि जिससे बात उसने शिकायत जरूर की। तो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग रह चुके हैं उन्होंने किताबें निकल के सब भी उनकी एक बड़ी नेगेटिव पिक्चर पेंट करते हैं, उस सबसे उनको नुकसान हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर भी वापस लौटेंगे हुसैन, लेकिन आपने जिक्र किया रिचर्ड निक्सन का, और जो देखने को मिल रहा है, जो ब्लैक लाइव्स मैटर का नेशन वाइड प्रोटेस्ट जिसका असर पूरी दुनिया भर में देखने को मिला, आई कांट ब्रीथ हैशटैग हमने देखा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए, जो इक्वालिटी फॉर ब्लैक कम्युनिटी है, रेसेस हैं, उसके लिए अभी भी जो जद्दोजहद जारी है अमेरिका के अंदर,
निक्सन का ही लॉ एंड ऑर्डर का कार्ड खेलने की तमाम कोशिशें लगातार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये किस हद तक इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है? अभी तक तो कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया, क्योंकि अमेरिका बदल चुका है। देखिए, रिचर्ड निक्सन के जमाने में जो ब्लैक पॉपुलेशन थी वो उससे कहीं कम थी जितनी अब है, और जो बाकी हैं कम्युनिटीज वो नहीं आई थी। जो अमेरिका में वाइट पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो भी उसके जमाने से घटती चली जा रही है। और आखिरी बात यह है कि वो वाले हालात भी नहीं है। उस जमाने में शहरों में आग लगी हुई थी, अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर जो वियतनाम के प्रोटेस्ट थे अभी हुए थोड़े बहुत, इधर उधर लूटिंग हुई, हंगामा हुआ, लेकिन एकदम से वो ठंडा हो गया। तो इसलिए उनको उतना डर नहीं लगता। मैंने अभी स्टेटिस्टिक्स देखी कि क्राइम स्टेटिस्टिक उस समय क्या थी। तो 68 में मसलन न्यूयॉर्क शहर के अंदर बहुत सारे एरियाज थे जिनके अंदर लोग आ जा नहीं सकते थे आसानी से। पिछले कई साल गुजरे हैं, इनके अंदर काफी इंप्रूवमेंट्स आई हैं हर शहर के अंदर। तो इस लिहाज से वो अभी तक मुद्दा उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, चुनाव में अभी बड़ा समय है। सच्ची बात यह है कि 4-5 महीने में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक लॉ एंड ऑर्डर पे डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो रिचर्ड निक्सन को मिली। आपने मतलब इतना फॉरेन पॉलिसी को आप नजदीक से देखते हैं, आप डिप्लोमेट रह चुके हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रह चुके हैं। अगर आप इलेक्शन कैंपेन्स को देखें, क्योंकि आज अभी क्योंकि फिजिकल रैलीज नहीं हो पा रही है महामारी की वजह से, कोविड की वजह से, टेलीविजन पर जो पूरा का पूरा बैटलफील्ड नजर आ रहा है। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स तो हर इलेक्शन कैंपेन में बनती थी, लेकिन इस बार की जो इस वक्त राजनीतिक विज्ञापन छाए हुए हैं अमेरिकन टेलीविजन पर, क्या आपको लग रहा है ये अभी तक का सबसे ज्यादा पोलराइजिंग टेलीविजन एड कैंपेन नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल, और सिर्फ एड कैंपेन नहीं, हर चीज पोलराइजिंग है। अगर आप ओपिनियन पोल भी देखें तो लोगों से पहले पूछा जाता है आप रिपब्लिकन हैं डेमोक्रेट हैं। तो लोग अगर कहते हैं कि हम रिपब्लिकन हैं तो उनमें से 89% जो हैं वो अभी तक यही कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप ही को सपोर्ट करेंगे, जबकि जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं उनका कोई 96% ये कहता है कि नहीं जी, हम नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। तो एक तो बाय पार्टी डिवीजन है, फिर एथनिक डिवीजन है। मतलब ये है कि जो लोग गोरे नहीं हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट बिल्कुल कहीं दो, किसी कम्युनिटी में 4% है, किसी में 6% है, किसी में 12% है, ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। तो अमेरिका कई एतबार से पोलराइज्ड है। और मेरी सोच ये है, मेरा विचार ये है कि जो मैं देख रहा हूं और जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं, जिनमें बहुत सारे लोग खुद रिपब्लिकन हैं, प्रेसिडेंट बुश के साथ काम किए हुए लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रेगन, बुश सीनियर, बुश जूनियर सबकी सरकार में काम किया है। वो भी ये कहते हैं कि हमें अमेरिका के बारे में जो डर है वो पोलराइजेशन से है, और हमें ऐसा आदमी चाहिए जो पोलराइजिंग ना हो। तो उसका भी फायदा जो बाइडन को हो रहा है, जो कि जरा उस तरह की पोलराइजिंग पर्सनैलिटी उनकी नहीं है, चीख लाना नहीं है और हर एक की ऐसी तैसी करना उनकी पर्सनैलिटी में नहीं है। हालांकि उनके अपने थोड़े से अलग विवाद भी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर जहां तक, मतलब ठीक है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और क्या वो बैकिंग सही में उनको अभी भी कायम है जो उनको 2016 में हासिल हुआ था, या उनकी अपनी पार्टी में? क्योंकि मैं अभी आज बात कर रही थी श्री श्रीनिवासन से, जो इंडो अमेरिकन कम्युनिटी के प्रोमिनेंट वॉइस हैं, प्रोफेसर हैं, इमिग्रेशन नीतियों को लेकर बात कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप के। उनका मानना है कि देखिए ये जो इमिग्रेशन की नीतियां हैं ये एक इम्पोर्टेंट टर्न अराउंड उनके लिए हो सकती है, क्योंकि ही इज पैंडरिंग जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विच इज xenophobic, विच इज रेसिस्ट। उनके मद्देनजर ही इज पैंडरिंग विद दीज इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो क्या उनका जो वो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और पार्टी के अंदर लॉ मेकर्स का जो सपोर्ट है, क्या वो जस का तस बना हुआ है आज की तारीख? जी अभी तक तो है। देखें, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारी पार्टी हार जाए और हमें सरकार में कुछ भी ना मिले। तो इसलिए तो पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि वोटर बेस उनके साथ है, तो इसलिए वो पार्टी भी उनको डिजर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन आप ये देखें कि पार्टी के बहुत सारे सोचने वाले, विचार करने वाले लोग जो हैं वो अलग हो भी चुके हैं। एक लिंकन प्रोजेक्ट है जो उनकी ही अपनी स्पोक्स पर्सन कैलियन कॉनवे के पति चला रहे हैं, जॉर्ज कॉनवे, और वो इश्तेहार चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ के जी ये देखें ये आदमी अच्छा नहीं है, और ये जो है ये
अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, हमें चुनाव करना है तो हम अमेरिका को चुने, ट्रंप को ना चुने। फिर एक ग्रुप बना है, उसका नाम है रिपब्लिकन वोटर्स अगेंस्ट ट्रंप, RVT। आप उसको ट्विटर पे भी देख सकती हैं, फेसबुक पे भी देख सकती हैं, वैसे भी उनका। उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम हमेशा से रिपब्लिकन थे, हमने आज तक कभी किसी डेमोक्रेट को वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार हम नहीं दे सकते। रह गया मामला इमिग्रेशन का, तो देखें वो जो उनकी जेनोफोबिक व्हाइट रेसिस्ट बेस है, वो तो कहीं नहीं जा रही। पहले भी उनके साथ थी, और शायद इस कहने के कारण वो जरा ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाएं, ज्यादा जोश के साथ आकर वोट दे दें, और वो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वरना अगर वो लोग घर बैठे रह गए तो फिर वो थोड़े वोट और कम हो जाएंगे। लेकिन वो बेस थोड़ी है, हर एतबार से 35 to 40% से ज्यादा नहीं बन पाते ऐसे लोग, क्योंकि देखिए लोगों के अपने फायदे भी हैं, यानी जेनोफोबिक ना होने में। मसलन जो जिसका कारोबार ऐसा है कि जिसका कारोबार दूसरों से लेन देन के ऊपर चलता है, या ये कि जिस आदमी का अपना डॉक्टर जो है वो कोई हिंदुस्तानी है या मिस्री है या इजिप्शियन है या पाकिस्तानी है, वो आदमी इस तरह से रेसिस्ट नहीं हो पाता जिस तरह वो लोग जो आइसोलेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं। अगर आप 16 का इलेक्शन देखें, 2016 का, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मिलेगी। बल्कि उसका नक्शा देख लें आप, जहां शहर हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं, जहां जहां छोटी 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 आबादियां हैं, गांव हैं, वहां रस्ट बेल्ट हम जिसे कह रहे थे, रस्ट बेल्ट के भी जो छोटे टाउन्स हैं। अच्छा, उसकी ये बात होती है कि छोटे टाउन्स में लोग बाहर से कम आते हैं। वही लोग अक्सर आपको मिलेंगे जब वो कहेंगे कि जी मेरा दादा भी यहीं रहता था, मेरा परदादा भी यहीं रहता था, मैं भी यहीं रहता। लेकिन जो इकोनॉमी की चेंजेस हैं उसके वजह से उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बाज एतबार से सस्टेनेबल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे विस्कॉन्सिन के बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने वोट दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा था कि इमिग्रेशन की वजह से तुम्हारे जॉब जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इमिग्रेशन से जो जॉब जा रहे हैं वो विस्कॉन्सिन किसान के तो नहीं, वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जॉब्स हैं। तो जोश में नारा लगाना तो बहुत आसान है और लोग नारे के साथ हो भी जाते हैं, लेकिन फिर बात सोचना भी शुरू करते हैं कि इसकी वजह से हमारे जीवन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और शहरों में रहने वाले जो हैं वो ज्यादा कंसोलिडेट हो गए हैं ट्रंप के अगेंस्ट। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि अभी भी बहुत समय है, 3 4 5 महीने हैं, इन चेंज भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि एक बार फिर वो पॉपुलर वोट हार जाएं, क्योंकि बड़े बड़े के वोट उनके अगेंस्ट चले जाएं, और छोटी छोटी स्टेट्स के वोट उनके साथ होने के कारण वो इलेक्टोरल कॉलेज जीत जाएं। जैसा अंग्रेजी में कहते भी हैं, there's many a slip between the cup and the lip, और पॉलिटिक्स में तो खैर एक एक दिन अपने आप में बहुत लंबा होता है। लेकिन हुसैन, अगर मैं बात करूं जो इंडिया को लेकर इस वक्त मसले चल रहे हैं और अमेरिका और चीन के बीच में ये जो एक हेजेमोनिक वॉर चल रहा है, इस दौरान इंडिया के साथ चीन का जो पूरा का पूरा आक्रामक रवैया है, LAC में जहां पर इंडियन जवानों की भी जान गई है, ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में प्ले आउट कैसे कर रहा है, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी कॉरिडोर्स में बातचीत हो रही है कि अगर कल की एक कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो होती है, उसमें आप कोऑपरेशन की बात करते हैं, आप इंडो पैसिफिक की हर कॉन्वर्सेशन में आप जिक्र करते हैं फ्री इंडो पैसिफिक का बात, लेकिन क्या ये अमेरिका उस पोजीशन में है आज की तारीख में कि सही में अगर कोई एस्केलेशन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक साइड लें? उसकी वर्ल्ड व्यू इस वक्त क्या है, खास करके इस रीजन पर? देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूं जो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड व्यू बड़ा सिंपल वर्ल्ड व्यू है। वो बेसिकली अस एंड दम वाला वर्ल्ड व्यू है, लेकिन उसके अंदर यह है कि अगर अमेरिका बाहर दूसरे देशों में नहीं जाएगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, तो फिर अमेरिका को उसका कोई नतीजा भी नहीं भुगतना पड़ेगा। तो इस वजह से वो एक न्यू आइसोलेशनिस्ट राष्ट्रपति हैं। और न्यू आइसोलेशनिज्म का एक साइड ये भी है कि कारोबार व्यापार में तो आप दूसरे देशों के साथ एंगेज करो, लेकिन उनके झगड़ों वगड़ों में ना पड़ो। कंजर्वेटिव मेन स्ट्रीम है अमेरिका का, वो तो चाहता है कि चाइना को कन्फ्रंट किया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप भी कभी कभी बात कर देते हैं, लेकिन वो ट्रेड पे कन्फ्रंट करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिकली नहीं। जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो समझती है कि इंडिया को बिल्ड करना है, इंडिया को चाइना के मुकाबले में स्ट्रांग करना है, लेकिन वो भी थोड़े से इस वक्त इंडिया से भी
उनको फिक्र है कि इंडिया की अपनी लीडरशिप क्या सोच रही है, वो समझते हैं। वहाँ उसमें भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि भाई ठीक है, हमें इंडिया का साथ देना चाहिए, लेकिन इंडिया को हमारा साथ चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि चाहता है। कुछ इंडिया में भी ऐसी आवाजें हैं कि भाई हम क्यों ना चाइना के साथ मामलात कर लें। तो इस वजह से ये जो अगले चंद महीने हैं, इसमें मैं इस एलएसी वाले झगड़े के कॉन्टेक्स्ट के अंदर को बहुत ज्यादा मेजर डिसीजंस नहीं देख रहा। लेकिन उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, चाहे डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ जाए, चाहे जो बाइडेन आए, वो एशिया और इंडो पैसिफिक के बारे कुछ फैसले तो करेंगे, और वो फैसले उनमें इंडिया को अमेरिका के एक पार्टनर के तौर पर ही देखा जाएगा। इसमें को भी कुछ सोचना होगा कि क्या वो जो उसकी एक नॉन अलाइनमेंट की साइकोलॉजी है कि हम किसी के साथ नहीं हैं मगर साथ हैं, वो वाली साइकोलॉजी चल सकेगी अमेरिका के प्रेजेंट मूड में या नहीं। और दूसरी चीज ये होगी कि अमेरिकी हर जगह अपना इकोनॉमिक फायदा भी देखते हैं, तो क्या की कंपनियों को अगर इंडिया में आने की ज्यादा आजादी नहीं मिलेगी तो फिर अमेरिकनों में इंडिया से मोहब्बत का जो जोश है वो कहीं कम ना हो जाए। और आखिरी बात यह है कि ये जो इमिग्रेशन बैन है, इससे जो को नुकसान पहुंचेगा उनमें इंडिया भी शामिल है। तो ये हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर जो दोस्ती और कोऑपरेशन है वो इमिग्रेशन और इससे रिलेटेड चीजों पर झगड़े की वजह से थोड़ा कम हो जाए। ये सारी बातें हैं जो अगले चंद महीनों में हमें ऑब्जर्व करनी। और इमिग्रेशन का मसला निश्चित रूप से एक सिरदर्द भी बना हुआ है यहाँ पर नई दिल्ली, भले ही खुलेआम जो है ओपनली बहुत कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, चिंताएं हैं। मतलब एक तरफ तो आप हाउडी मोडी करते हैं, ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आम इन हैंड घूमते हैं, क्राउड्स को चीयर करते हैं, गुजरात आते हैं, वो अहमदाबाद में उनका भव्य स्वागत होता है। लेकिन दूसरी ओर जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, H1B वीजा सस्पेंड कर देना, L1 वीजा सस्पेंड कर देना, ग्रीन कार्ड के इतने सारे एप्लीकेंट्स से उन्हें नहीं पता कि उनके भविष्य पर क्या तलवार इस वक्त लटक रही है। स्टूडेंट वीजास को लेकर अब ये फैसला कर देना कि भाई अगर आपका कोर्स ऑनलाइन है, यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन कोर्स दे रहा है फॉल सेमेस्टर में, यानी सितंबर अक्टूबर से जो सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तो आप अमेरिका छोड़कर वापस चले जाए। तो निश्चित रूप से जहां तक जो एशियन कम्युनिटीज हैं या इंडो अमेरिकन कम्युनिटीज हैं, उनके लिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होगी इस वक्त कि कैसे देखें इन तमाम पॉलिसी डायरेक्टिव्स को। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि जो लोग इन चीजों से अफेक्ट होते हैं वो वोटर नहीं हैं। तो ट्रंप तो अपने चुनाव की सोच रहे हैं, वो इन बड़ी चीजों का नहीं सोच रहे। वरना H1B है, उस पे तो अमेरिकन जो कंपनियां हैं वो भी चाहती हैं कि H1B हो, क्योंकि जो आते हैं इंडिया से लोग, वो ये होता है कि इंडिया में उनकी एजुकेशन हो चुकी है, ट्रेनिंग वहां हो चुकी है, यहाँ आके थोड़ी और ट्रेनिंग करी और हमारे काम के बन गए। तो ये एक डिफरेंस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो विस्कॉन्सिन का किसान कहता है इमिग्रेशन बंद करो, उसकी जिंदगी में इमिग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो बस एक नारा है, क्योंकि उसको जेनोफोब कह देते हैं कि भैया देखो ये बुरे लोग आ रहे हैं, तुम्हारी नौकरी ले रहे हैं। लेकिन जब भी किसी से बात की जाए, और मैंने इस पे किया है काम थोड़ा, कि लोगों से बात करके पुश बैक करके कि अच्छा मुझे ये समझाओ कि तुम्हारा जॉब कैसे ले रहा है। या जैसे मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जानने के कारण, फिर ये कि एम्बेसडर यहाँ रहने के कारण, उस एरिया को जरा ज्यादा समझने के कारण यहाँ बैठा हूँ और यहाँ पढ़ा रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो मेरी वजह से तो अमेरिकन जो प्रोसेस है नॉलेज का, उसको फायदा हो रहा है। और मेरा जॉब जो है वो तुम तो ले नहीं सकते, क्योंकि तुमको तो सिर्फ डेयरी फार्मिंग आती है, तो इसलिए तुमको ये क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारा जॉब ले लिया। लेकिन वो एक नारा है और वो उन लोगों को इम्प्रेस करता है, लेकिन उसके भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तो ये सब होगा चंद महीने, लेकिन इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो, उन्हें इन सब चीजों के इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, वो कहेंगी भैया ये बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं ये तो हमारे लोगों को आती नहीं है, तो हम कितने लोग यहाँ से अचानक भर्ती कर लेंगे, हमें तो बाहर से लोग चाहिए। तो वो प्रेशर जो है उनकी वजह से फिर इन सारी पॉलिसियों में एडजस्टमेंट होगा। इस वक्त आप यूं समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ चुनाव पर नजर रखे हैं, और जो कह रहे हैं या कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म हकीकत से बहुत कम ताल्लुक है।
मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पर भी इस वक्त जुमलेबाजी की शायद हवा ज्यादा चल रही है, जिसका खैर भारतीयों को भी अच्छी तरह से एहसास है कि राजनीतिक जुमलेबाजी क्या चीज है, और खास करके राष्ट्रवाद का कार्ड कैसे खेला जाता है, पॉलिटिकल रेटरिक में इंडल्ज करना। लेकिन अभी तक आप जो विदेश नीति में, हालांकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की एक कंसिस्टेंसी जरूर होती है कांग्रेस में, मेजर आपको डिफरेंसेस क्या नजर आते हैं हुसैन, जहां तक जो फॉरेन पॉलिसी प्लैंक है जो बाइडेन का और डोनाल्ड ट्रंप का? मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई सीरियस फॉरेन पॉलिसी प्लैंक तो नहीं था। एक किस्म का नेशनलिज्म था, जेनोफोबिक नेशनलिज्म की बातें थी, थोड़ा सा विड्रॉल था। मेरा ख्याल है विड्रॉल तो ओबामा ने भी शुरू कर दिया था कि दुनिया से थोड़ा बाहर निकला जाए, कम से कम मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कम की जाए। वो तब चेंज नहीं होगा। अमेरिका बाहर के देशों में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कम ही करना चाहता है। इसी तरह से थोड़ी बर्डन शेयरिंग भी चाहता है। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका तो अब ये तो नहीं होगा कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकन जहाज जो हैं वो खड़े रहें यूरोप में, और यूरोप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या जापान को और कोरिया को, और वो देश अपना सिक्योरिटी पर कुछ खर्चा ना करें। तो वो तो बाइडेन भी इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बड़ा फर्क आएगा वो ये आएगा कि जो बाइडेन क्लासिक स्टाइल में अमेरिका की एंगेजमेंट को मल्टी लेयर्ड रखेंगे, डिप्लोमेसी भी करेंगे, कहीं जरूरत पड़ी तो मसल फ्लेक्सिंग भी करेंगे, लेकिन वो हर चीज को एक युद्ध नहीं बनाएंगे। लेकिन जिस ग्लोबल ऑर्डर को झटका लगा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, हालांकि इनवर्ड लुकिंग तो इंक्रीजिंगली हो रहा था अमेरिका, लेकिन कम से कम 12 दर्जन भर ऐसे बड़े वर्ल्ड पैक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हाथ खींचने का ऐलान कर दिया। उसमें भी 1 साल का वक्त लगेगा। जो पेरिस में क्लाइमेट चेंज का समझौता हुआ था उससे पुल बैक कर लिया। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था इतने जद्दोजहद के बाद, उससे पुल बैक कर लिया। क्या आपको लगता है कि अगर जो बाइडेन जीत कर आते हैं तो इन चीजों पर पोजीशन एक बार फिर से बदल सकता है? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, बहुत सी चीजों पे बदलेगा। क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड के बारे में वो पहले ही कह चुके हैं कि हम उसमें वापस जाएंगे। दूसरी बहुत सारी चीजों को रीनिगोशिएट करने की बात हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया से उस तरह कटने की बात जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने की। असल में डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया को एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के तौर पे देखते हैं। तो वो उनका हमेशा ये तरीका होता है कि जैसे अच्छा ग्राहक आया है, ग्राहक से बहुत मीठी मीठी बातें करो, फिर ग्राहक को कुछ कहो कि अच्छा भाई ये इतने का है, थोड़ा उसकी बार्गेनिंग करो और उसके बाद एक प्राइस पे एग्री कर लो। दुनिया इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गुड फॉरेन पॉलिसी में कामयाब नहीं रहे। आपने अगर देखा हो तो जॉन बोल्टन की किताब आ गई है, जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, और जो इस एडमिनिस्ट्रेशन से निकल रहा है वो ये जाहिर कर रहा है कि इनको न दुनिया का ज्यादा पता है, न दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी है। ये उस टाइप के आदमी हैं जो अमेरिका में 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी के शुरू में होते थे, जो कहते थे भाई हमारे देश को क्या फिक्र है दुनिया में क्या होता है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारा देश इतना बड़ा है, 2 समुद्र की तरफ से हम प्रोटेक्टेड हैं, तो हमें क्या जरूरत है दुनिया में जाकर घुसने की। तो उस टाइप की सोच है। वो सोच हटने से कम ये तो होगा कि जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं डिप्लोमेसी के वो दोबारा शुरू होंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के इनपुट्स हैं वो दोबारा शुरू होंगे, और प्रोसेस नॉर्मलाइज होगा जो इस वक्त एबनॉर्मल है। ट्वीट डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगी। ट्वीट डिप्लोमेसी शायद ना खत्म हो, लेकिन ऑल कैप्स ऑल बोल्ड ट्विटर डिप्लोमेसी जो है शायद वो खत्म हो जाए रातों रात। मेरा ख्याल है कि कोई प्रेसिडेंट इनके बाद जो आएगा वो ये कभी नहीं करेगा कि किसी देश को धमकी जो है वो ट्विटर पे दे दे और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी ट्विटर पर फायर कर दे। तो जाहिर सी बात है जॉन बोल्टन, हालांकि उनकी बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रही है अमेरिकी मीडिया में कि जब इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा था तब आपने टेस्टिफाई क्यों नहीं किया, ये बातें क्यों नहीं कही जो आज आप किताब में लिखकर किताबों के प्रमोशन राउंड में आप घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल आपसे फिर हुसैन ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे इस कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे एनालिसिस की क्या कुछ हो रहा है हलचल। लेकिन इस वक्त आप क्या कहेंगे कि अमेरिका के लिए आज की तारीख में जो कोविड की स्थिति है, क्या वो लोगों के दिलो दिमाग पर अभी इतना हावी है कि इस वक्त इलेक्शंस के बारे में वो नहीं सोच पा रहे हैं, या एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो भाई वो तो मास्क पहनने को लेकर भी इतने ज्यादा भड़क रहा है, जाके गुस्सा कर रहा है, लोगों पे चीख चिल्ला रहा है। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस वक्त?
मेरा ये ख्याल है कि कोविड की वजह से ऐसा नहीं है कि लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये है कि इंटरेस्ट का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। दूसरी बात, जो लोग चिल्लाने वाले ये असल में देखिए, वीडियो के समय और आईफोन वगैरह ये स्मार्टफोन होने के जमाने में ये तो है कि जो कोई एक इधर उधर कोई इंसिडेंट हो जाए वो पूरी दुनिया में चला जाता है, वायरल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज लोग चीख चिल्ला रहे हैं, लोगों को अपनी जान का खतरा लग रहा है और इस वजह से लोग कोविड से घबरा रहे हैं। और शुरू शुरू में जो लोगों को गलतफहमी थी कि ये कोविड बड़ी चीज नहीं है, जैसे जैसे कि उन दूर दराज इलाकों में भी फैल गया है कोविड, जहां पहले नहीं था, अब लोग उसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इस कोविड के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लोग जो हैं सोच रहे हैं कि जिसने हमको ये कहा शुरू में कि वो भाई क्यों डरते हो कोविड से, ये तो सिर्फ फ्लू है, उसने हमें मिसलीड किया और हमारे लिए सही पॉलिसी बनाकर शुरू में ही लॉकडाउन करके या कुछ करके हमें बचाया नहीं। तो उसका हो रहा है और मेरा ख्याल है कि वो भी चुनाव को अफेक्ट करेगा। हजारों लोगों की जानें गई हैं। मार्च अप्रैल में जो सीन्स देखने को मिले न्यूयॉर्क वगैरह में वो बहुत भयावह थे। आखिरी सवाल हुसैन, अगर वापस से एक बार फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर ही वापस पहुंचे, एक सवाल जो आमतौर पर भारतीय खास करके करीब से देखते हैं जब अमेरिका में चुनाव हो रहे होते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो आने वाला है उनका पाकिस्तान को लेकर क्या रवैया रहेगा, इस रीजन को लेकर क्या वो वापस से स्ट्रिक्ट रवैया अपनाए रखेंगे खास करके टेररिज्म के मुद्दे पर। इस वक्त अफगानिस्तान से ट्रूप पुल आउट तो हो ही रहा है, लेकिन ये क्षेत्र अपने आप में जो है आपको लगता है क्या एक कैंपेन का इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, इसमें डिफरेंस क्या नजर आता है आपको इस वक्त जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में? पहले तो ये समझ लें कि ये एक कोई कैंपेन इशू है ही नहीं। यानी कोई अमेरिकन जो है वो इस बेस पर वोट नहीं देगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी है या बाइडेन की क्या पॉलिसी होगी। बहुत मतलब 15-20-100-500 लोग हों तो वो इस तरह सोचेंगे। ज्यादातर जो है वो ये एक इस वक्त इलेक्शन मुद्दा ये नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी इशू है और इस पर बातचीत चलती रही है। और मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर वही डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट अप्रोच थी कि भाई हम तारीफ करेंगे जाके, चाहे वो मोदी जी हों चाहे जनरल बाजवा हों, उनसे उनकी तारीफ करो, उनको कहो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये है वो है, ये घर खरीदोगे तो आप बहुत खुश रहोगे, और ऐसे इस तरह करके एक बार्गेन हो जाए और फिर वो बार्गेन की बेस के ऊपर मामला आगे बढ़ जाए। लेकिन अफगान पीस प्रोसेस भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि जो अफगान पार्टीज हैं वो ये नहीं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चले गए तो खलीलजाद चले जाएंगे, अगर खलीलजाद चले गए तो ये वाला प्रोसेस इस शक्ल में तो नहीं रहेगा, तो इसलिए स्टॉल करेंगे। तो वो भी मेरा ख्याल है कि जल्दी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मामले में आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले खूब उन्होंने टफ स्टैंड लिया, फिर अपना स्टैंड थोड़ा सा बदला, लेकिन जो रियलिटी है उसमें तो कोई बड़ी चेंज नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़े वेपन सिस्टम देने शुरू कर दिए हो, एड रिस्टोर कर दी हो या कुछ कर दिया। वो अब इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल हो गया है मेरा ख्याल है, चाहे उसको माना जाए हमारे एरिया में या ना माना जाए। अमेरिका पाकिस्तान से बिल्कुल अपनी रिलेशनशिप खत्म नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि उसका कुछ ना कुछ उसको फायदा हो सकता है, जो फायदा हो सके वो निकाला जाए। लेकिन दूसरी ये भी उनको पता है कि अगर अगली अगली हमारी कॉन्फ्रंटेशन या कंपटीशन चाइना के साथ होना है तो पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है, इंडिया और चाइना नेचुरल राइवल्स हैं, तो साउथ एशिया के बारे में पॉलिसी इस कॉन्टेक्स्ट में बनेगी। ये जो डे टू डे चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं और होती रहेंगी, लेकिन वो एक बड़ी एक रियलिटी ऐसी है, स्ट्रेटेजिक रियलिटी, जिसके ऊपर आइंदा पॉलिसी बनती रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन, तमाम बातों को जो है एनालाइज करने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर करने के लिए। और कॉन्वर्सेशन को खत्म करने के पहले मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप शेर व शायरी के इतने शौकीन हैं और इतने कीन ऑब्जर्वर हैं, कि चंद लाइनों में डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप डिफाइन कर सके हमारे ऑडियंस के लिए, वो विवादित है, वो टेम्परामेंटल है, कौन सी ऐसी लाइन्स होंगी जिनमें आप डिफाइन करना चाहेंगे इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को? भाई मेरा ये ख्याल है कि बस उनका वही है मामला कि उनको आता है प्यार पर गुस्सा और हमको गुस्से पे प्यार आता है। जो उनके सपोर्टर हैं वो यही हैं जिनको गुस्सा उनका अच्छा लगता है, लेकिन जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या गुस्से से प्यार किया जा सकता है।
वो रेन फायर एंड फ्यूरी ट्विटर पर जो है तड़कते भड़कते रहते हैं। और 2016 में मुझे याद है जब मैं अमेरिकी इलेक्शंस कवर कर रही थी, उसके पहले मैं हवाई में 5 हफ्ते तक थी सिक्योरिटी कोर्स के लिए। जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, साइलेंट वोटर्स की बात की जा रही थी उन चुनावों में। काफी हमारे ऐसे दोस्त थे जिनको लग रहा था उस वक्त, जो ओपनली बोलना नहीं चाह रहे थे कि ट्रम्प के समर्थक है, लेकिन वोट डाला था ये कहते हुए कि देखो मैं सोशली तो मैं लिबरल हूँ, उदारवाद हूँ, लेकिन इकोनॉमिकली मुझे कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स चाहिए। मुझे इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव चाहिए ताकि अमेरिका वापस से जो है इंडस्ट्रीज और जॉब ग्रोथ देख सके। ऐसे लोगों का रवैया कैसे बदला है अब इन 4 सालों में, मुझे लगता है ये देखने वाली बात होगी इन नवंबर के चुनावों में। मेरा बहुत शुक्रिया आपका हुसैन हक्कानी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। और आप सभी का मेरे इस YouTube स्टेशन पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। साथ ही satyahindi.com के तमाम व्यूअर्स, आप इस चर्चा को सत्य हिंदी के YouTube पेज और Facebook पेज पर भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।